Now next chapter 7, outcomes of democracy. ओके, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इसको बहुत ही डीपली समझने के लिए इस चैप्टर को पूरी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बढ़िया उनके आंसर्स बढ़िया फ्रेम करने के लिए इस टॉपिक पर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इस पर बहुत बढ़िया बोलने के लिए या ऐसे राइटिंग आपको लिखनी है इसके ऊपर, तो उसके लिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स, ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट आ गया आउटकम्स। आउटकम मानी रिजल्ट होता है, ठीक है। देखो रिजल्ट या इफेक्ट किसका, किसी भी एक्शन का या किसी घटना का, उसको बोलते हैं आउटकम्स, है ना। तो क्या वजह से मान लो आप बहुत रैक रेसली काफ़ी इरेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा उसका, वो जो आप एक्शन कर रहे हो, इसलिए जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे हो उसका रिजल्ट इफेक्ट क्या होगा, उसका आउटकम बोलते हैं। डिग्निटी, शान, ये क्या होता है डिग्निटी, अ सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू। वेरी गुड। हर इंसान को यदि ये पता हो कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं डिग्निटी। कहते हैं ना, इसको शान भी बोलते हैं। डिग्निटी, डिग्निटी शान क्या होती है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है यार, उसको समझो, उस वैल्यू और इम्पोर्टेंस को समझो आप, है ना। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो कोई उनमें ना तो कोई इम्पोर्टेंस उनकी ना कोई वैल्यू है, जो अपने आप को बड़ी टॉप समझते हैं, है ना, उनसे दूर रहो। अथॉरिटेरियनिज्म, ये बार बार आ रहा अथॉरिटेरियनिज्म। ये अथॉरिटेरियनिज्म ये आता है अथॉरिटी से। जो अथॉरिटी जब अब्सोल्यूट हो जाती है, एक आदमी में सारी अथॉरिटी आ जाती है, तो अथॉरिटेरियनिज्म को बोलते हैं अब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं, अब्सोल्यूटिज्म। और अथॉरिटेरियनिज्म किससे बना है, इसका रूट वर्ड क्या है, अथॉरिटी। देखो कितना सिंपल हो जाता है। जहाँ अथॉरिटी एक पर्सन में आ जाती है या सिर्फ एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सनस में आ जाती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। वहाँ तानाशाही चलाएंगे वो, और वो क्या करते हैं, रूल्स को इम्पोज करेंगे, थोपेंगे आपके ऊपर। ओके, तो रूल बाय इम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटेरियन, फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूटिज्म। 4 नंबर पे हो गया आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, ये ग्रेजुअल ग्रोथ है, किसकी, मैनकाइंड की, सो दैट ताकि इट बिकम्स मोर एडवांस्ड एंड स्ट्रोंगर देन बिफोर एग्जिस्टिंग। ओ माय गॉड, क्या वर्ड है, खतरनाक, कितना मोटिवेशन मिला डेवलपमेंट का सुन के। मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं। अब एक दोस्त समझता है कि यार मैं तो बहुत बढ़िया सिंगर हूँ, ठीक है, और इस दोस्त को अवॉइड करने लगता है, इस दोस्त को बुरा लग जाता है। या ये कहता है, मतलब दो दोस्त हैं, ये बॉडी काफ़ी बॉडी बिल्डर है, मतलब और सिक्स पैक बना के, बोला यार तू क्या है हमारा सा है, चल साइड में। इसको गुस्सा आ जाता है और ये इसको चिढ़ाता रहता है, इसको जो पतला है इसको अपनी बॉडी दिखा दिखा के, हंस हंस के, ये गुस्सा आता है इसको। तो क्या करेगा गुस्से में, क्या लड़ने जाएगा, सुनो, ये सोच लेता है इस बंदे से जो भी कहे मुझे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना इससे, ठीक है, बिल्कुल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये अपने डेवलपमेंट में लग जाता है और ये मेहनत करना शुरू कर देता है, अपना ग्रेजुअल ग्रोथ करने लगता है ये। और धीरे धीरे क्या हो जाता है, मोर एडवांस हो जाता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर भी, साथ में डांसर भी बन जाता है, सिंगर भी बन जाता है एकदम ये। और स्ट्रोंगर हो जाता है, कमज़ोर नहीं होता ये। पहले तो क्या कमज़ोर रहता है ये, दिमाग से भी शरीर से भी कमज़ोर था। जो ये जो भी चिढ़ाता था चिढ़ता रहता था, फिर सोचता नहीं मुझे चिढ़ना ही नहीं है, अब मुझे नहीं चिढ़ना, मुझे इस बंदे को अवॉइड करना है जो अपना अपना बड़ा भाव खा रहा है। बहुत स्ट्रोंगर हो जाता है, इसको तरफ दे। फिर ये एक चैंपियनशिप होती है, एक बहुत बड़ा, जब पता चलता है उसका नाम होता है यार, वो उसका बॉडी बिल्डिंग उसका नाम आ गया, उसको मिस्टर इंडिया बन गया, इसको पता चलता है। लेकिन ये बस उससे एक दिन मिलता है, इसे देखता नहीं, पास निकल जाता है हंसता हुआ। ये होता है डेवलपमेंट, ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ मैन काइंड सो दैट इट बिकम्स मोर एडवांस्ड,
मोर एडवांस्ड एंड स्ट्रोंगर। ग्रेजुअल होता है ये इन्हें अचानक ही आप एक रात में बन गए ऐसा नहीं। ग्रेजुअल आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, पूरा पूरा फोकस आपको ध्यान में लगाना पड़ता है। मुझे राइटर बनना है, मेरा सपना राइटर बनना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा 100% फोकस अपने काम पे देना पड़ेगा भैया, तब जाके परफेक्शन आता है। 100% देना पड़ता है वो, 100%। यस, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है जानते हो आपको, तो एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग ए कंट्री, बिल्डिंग और ए पर्सन अगेंस्ट अटैक, डेंजर। तो इसमें देखो दो चीज़ें आती हैं। एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी क्या है, एक एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं किसके लिए, एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उस कंट्री को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, या एक पर्सन को एक अटैक के अगेंस्ट में, या उस पर्सन को एक खतरे से बचाने के लिए। जो सिक्योरिटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, इसको कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को बिल्ड करने के लिए, एक पर्सन को एक अटैक से और डेंजर से बचाने के लिए, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। अब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या रिजल्ट हैं, इफेक्ट्स होते हैं। देखो, रिजल्ट्स जो होते हैं उनको देखा गया, विटनेस्ड थ्रू एनालिसिस, एनालिसिस करके, किसका, ऑफ सर्टेन पीरियड, निश्चित समय का, अंडर डेमोक्रेसी। ओके भाई, जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में 1950 से हमने डेमोक्रेसी अपनाई, और अब हो गया 2023 हो गया, तो एक पीरियड देखेंगे भाई 50 से 70 तक का, देखते हैं कि डेमोक्रेसी का हमने सिस्टम अपनाया तो इसमें क्या क्या इफेक्ट्स, रिजल्ट्स मिले हैं, तो उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसको बोलते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मोनार्की। मोनार्की क्या है, वो राजशाही, यार कितनी बार पढ़ेंगे इसको। गवर्नमेंट रूल्ड बाय मोनार्क या किंग ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जांपल मोनार्क और किंग इज द हेड ऑफ द कंट्री। वो हेड होता है, हु इज, सबसे ज़रूरी, हेरिडिटरी। भाई इसका, ये राजा का फिर बेटा ही बनेगा राजा, दूसरा राजा, फिर ये राजा हो गया तो इसका बेटा बनेगा राजा, इसको हेरिडिटरी होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, जो इलेक्शन लड़ेगा जीतेगा वही आएगा। ठीक है, डिग्निटी फिर आ गया यार, बहुत बढ़िया बात है, डिग्निटी आ गया। फिर इसको समझते हैं, आपके सेल्फ इम्पोर्टेंस और वैल्यू क्या है उसको समझो यार। आपकी क्या इंपॉर्टेंस, आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या कर सकते हो उस देश, समाज, दुनिया के लिए, उस चीज़ को समझो, अपनी क्षमताओं को समझो, वो आपकी डिग्निटी। और आपकी डिग्निटी को कभी भी खतरे में मत डालो, इसको बस अपना सेफली अपना काम करते रहो। द वर्ड डिनोट्स प्रिविलेज्ड पोजिशन, ये इसको डिनोट करता है कि आप एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में, मतलब ऐसी पोजीशन में जिसमें आपको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। प्रिविलेजेस मानी विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, ये प्रिविलेज्ड हो गया, प्रिविलेजेस। देखो PRIVILEGES हो जाए, प्रिविलेजेस। जैसे आपको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं या ऑनरेबल रैंक मिली हुई है, कोई किसी अच्छी रैंक पे हो आप, मान लीजिए आप SP हो, कलेक्टर हो, तो एक रैंक पे बैठे हो ना, तो उस रैंक की एक डिग्निटी होती है भैया, उस रैंक की एक वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उस डिग्निटी के हिसाब से आपको चलना चाहिए। आप टीचर हैं, टीचर की एक डिग्निटी होती है, एक उसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू से कभी उसको वैल्यू को खतरे मत पड़ने दो। इम्पोर्टेंस गिवन टू एनी पर्टिकुलर पोस्ट और पर्सनैलिटी। तो डिग्निटी, यहाँ तो हम पोस्ट की, रैंक की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या बात की थी इस वर्ड को लेके, एक पर्सनैलिटी, क्या आदमी की पर्सनैलिटी की, पर्सनल लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी डिग्निटी होती है। पद, आप पद पे हो तभी आपकी डिग्निटी हो, ये नहीं है यार, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो आपकी खुद की डिग्निटी है। इनइक्वलिटी, असमानता, वही है। असमानता कब होगी, जब जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं
ठीक है, मतलब समान अवसर हैं और समान जो व्यवहार सभी के साथ, वो समान जो स्टेटस हर लेवल पे, वो नहीं है, एब्सेंट है, तब इक्वलिटी होती है। ठीक है। हाँ, ये हम टॉपिक्स जो जिन टॉपिक्स के लिए तैयार कर रहे हैं ना अपना टूल किट, टॉपिक्स हम देख लेते हैं, देखो, ताकि ये देखने के बाद वो देखेंगे थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे दोनों को, और हम उसको समझ पाएंगे फिर। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, एक असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी चीज़ का। एक जनरल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट्स, हित क्या होनी चाहिए, और फासिनेशन फॉर डेमोक्रेसी। फासिनेशन मानी होता है कि उस चीज़ को लेके इमेजिनेशन होना, एक पैसन होना, है ना। फिर होता है नेचर ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनका नेचर क्या है। फिर आता है असेसमेंट, मतलब असेसमेंट क्या होता है, आकलन करना किसी चीज़ का, भाई यार वो आदमी सही है, बुरा है, धोखेबाज है, साथ देने वाला है, नीयत ईमानदार है, तो असेसमेंट उसको बोलते हैं, आकलन करना किसका, एफिशिएंसी का एंड इफ़ेक्टिवनेस का, कि आप कोई भी सिस्टम कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट का बोले तो एफिशिएंट मानी होता है सक्षम होना, कुशल होना। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाने में बहुत एफिशिएंट है, तो आप साइकिल को कहीं से निकाल लेंगे इसे। जो साइकिल चलाने में एफिशिएंट नहीं है तो कहीं गिर जाएगा, गोडे वोडे तुड़वा लेगा अपने। ठीक है, तो एफिशिएंसी होता है। फिर होता है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। फिर आता है आपका डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ऑक्यूपेशन इन डेमोक्रेसी। फिर आता है डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इसका दोनों का एनालिसिस होगा। फिर होता है डेमोक्रेसी इन रिच एंड पुअर कंट्रीज, डिफरेंट आउटकम्स, तो उसके क्या क्या डिफरेंट आउटकम्स हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी को कैसे रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, और पावर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसमें पावर्टी में रिडक्शन कैसे हो। ओके। फेल्यूर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी कैसे कैसे, इसके क्या क्या फेल्यूर्स हैं, इसकी बात करेंगे। मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं, डेमोक्रेसी क्या आउटकम लाने में फेल हुई, ये भी इसमें आता है। फिर आता है आपका पैरामीटर्स टू अटेन accommodated position of social diversity। तो पैरामीटर्स हैं अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, क्या, एकोमोडेटेड पोजीशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल जो डाइवर्सिटीज़ है उसकी एकोमोडेटेड पोजीशन, मतलब जो पोजीशन एकोमोडेट है, मतलब प्राप्त की हुई है, मिली हुई है वो। फिर आता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, जो सिटीजन्स होते हैं उनकी डिग्निटी और फ्रीडम लेके। सोसाइटीज हैबिचुअल टू सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, जो सोसाइटीज हैबिचुअल हैं किसकी, सबॉर्डिनेशन की, मतलब किसी की गुलामी करने की, किसी के नीचे हुक्म आका बोलने वाली। तो सबॉर्डिनेट मतलब किसी को आप अपने आप मान लो, यार मैं तो छोटा हूँ यार, मत यार देखो हम तो छोटे हैं, तो चलो वो है वो सो ठीक है, हम सबऑर्डिनेशन कर लेंगे। तो उसकी हैबिचुअल है वो। ठीक है, उसको आदत है उस चीज़ की, बार बार अपनी हार मानने की, बार बार पैरों में गिरने की, है ना। तो हैबिचुअल, तो आप उसको इस तरह से समझे, हैबिचुअल टू सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, और डोमिनेशन की भी वो हैबिचुअल है, मतलब कोई डोमिनेट कर रहा है आपको और आप डोमिनेट हो रहे हो, तो आप उस चीज़ के हैबिचुअल मत बनो, कोई आपको डोमिनेट करे आप हर बात मानो उसकी, नहीं, आप अपना रेसिस्टेंस भी आप दो ना, अपना प्रतिरोध भी जताओ अपना कि ये गलत है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। तो इन प्रिंसिपल और भाई सिद्धांत के तौर पे तो ये होना चाहिए, और इन प्रैक्टिस प्रैक्टिकली ये हो रहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब आ गया आपका ट्रांसपेरेंसी, मानी आर पार दिख सके।
आर पार, मतलब जो भी आप काम करो रिकॉर्ड्स हो वो सबको पता होना चाहिए, हाँ भाई आप इस तरह से काम कर रहे हो, बढ़िया, कोई गफला नहीं है, समझे, ट्रांसपेरेंसी। राइट्स और मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसको डिसीजन लेने के जो प्रोसेस होता है ना, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, उसका परीक्षण करने के जो अधिकार होता है या जो साधन होते हैं, वो उनको कह लेंगे ट्रांसपेरेंसी। मान लो किसी कोई देश का कोई प्रॉपर्टी बेच रही कोई सरकार, उसको बेचने का डिसीजन ले रही है, तो डिसीजन क्यों लिया उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, एग्जामिन करना। ये हर नागरिक का राइट होना चाहिए जानने के लिए कि भैया ये जो डिसीजन लिया है ना रेल को बेचने का, तुम सरकार हो, गवर्नेंस का आपका काम है, आपको उसको बेटर बनाने के बजाय जो सरकार का काम होता है, सरकारी जो प्रॉपर्टीज हैं, लोगों की जो प्रॉपर्टीज, उनको आप बेहतर करो, एफिशिएंट करो, वो करने के बजाय आपने बेच दिया, ये डिसीजन लिया बेचने का, भैया ये क्यों लिया। ये हर नागरिक का राइट है जानने का। 11 नंबर पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अपेक्षा। ये क्या है, एन आइडियल रूलिंग है। आइडियल माने वही मैं कह रहा ना, एक आदर्श रूलिंग, जिसमें मतलब अच्छी अच्छी बातों की बात करेंगे, भाई ऐसा हो वैसा हो बढ़िया। तो आइडियल थिंग जिसमें सिटीजन्स अपनी कंसाइंस को, मतलब आत्मा की आवाज़ को, वो आत्मा क्या कहती है उस रूल को लेके, डेमोक्रेसी में क्या क्या होना चाहिए उसको लेके, उस कंसाइंस को अटेन करना, प्राप्त करना, किसके लिए, ऑफ कंसाइंस किसका मतलब अपनी आत्मा, किसके लिए जगा रहे हो आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अबाइडिंग बाय मानी ओबेइंग, ओबे करते हुए, मानते हुए, ठीक है, करते हुए, पालन करते हुए। अबाइडिंग बाय मानी ओबे, आज्ञा का पालन, मतलब जो सिस्टम है उसका ओबे करते हुए, OBEY। अबाइडिंग बाय द रूल ऑफ को एग्जिस्टेंस, जो रूल है को एग्जिस्टेंस का रूल क्या होता है कि सभी मिल के रहेंगे भाई, जितने भाई भाई मिल के रहेंगे, सारे मिल के रहेंगे, हाथ में हाथ मिला के, ऐसे मतलब बढ़िया बड़े प्रेम से रहेंगे, उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। चाहे आप किसी जाति के हो, धर्म के हो, क्षेत्र के हो, चाहे किसी देश के हो, यार हम सब मिल के रहेंगे, हम मानव मानव हैं, तो उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस अस्तित्व, एग्जिस्टेंस में अस्तित्व होता है ना, अस्थि आदत अस्तित्व, सह अस्तित्व। देर बाई क्लेसेस, जो क्लेस होते हैं, क्लास वार्स होते हैं, जो अपने के क्लास में लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और जो चांसेस होते हैं शांति भंग होने के, ठीक है, उनको इससे रिड्यूस किया जाता है, एकदम मिनिमम किया जाता है। मतलब मिनिमम बोले तो मतलब जितना संभव हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है एक डेमोक्रेसी से। ये सब किसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, डेमोक्रेसी की। ये क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक आइडियल रूलिंग होनी चाहिए जिसमें सभी सिटीजन्स को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अपनी जो आत्मा को जगा सके, कंसाइंस को अटेंड कर सके, है ना। और ये जो रूल ऑफ कोएग्जिस्टेंस हैं इसका वो पालना कर सकें, अनुपालना उसकी कर सकें, फॉलो कर सकें, और इससे वो जो भी क्लेश हैं, क्लास वार्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, चांसेस अनरेस्ट है, उनको मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर सकें, ख़त्म कर सकें, कम कर सकें उसको। फिर 12 नंबर पे आ गया आपका रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या होता है, क्षेत्रवाद। अब महाराष्ट्र में कई बिहार के मजदूर जाते थे तो वो क्षेत्रवाद करते हुए भगाते थे, मारपीट करते थे, वो कितना मतलब गंदा खेल चला था, याद होता आपको। वो क्षेत्रवाद होता है कि भाई यार तू कहाँ का, अरे मैं राजस्थान का हूँ, तू कहाँ, तो राजस्थानी एक हो जाएंगे, बिहार के एक, यूपी के एक, तो यार वो उसको बोलते हैं रीजनलिज्म, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी किसको दी जाती है, गिवन टू रीजनल इंटरेस्ट। अब यहाँ समझो, इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ, वो तो मैंने समझा है आपको वैसे। तो आप एक रीजनल इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटी देंगे ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। आप कहोगे यार देश के जो हित हैं वो भाड़ में जाए, हमारे जो क्षेत्र के हित हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे,
ठीक है, उसको बोलते हैं रीजनलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, पार्टीशनशिप इन माइंड्स, दिमाग में पार्टीशनशिप बिठा लेता है, क्या मतलब। कई कहते हैं कहाँ खा भाई, बोला मैं पंजाब से हूँ, बिहार से हूँ, मैं केरल से हूँ। बोलो तुम कौन हो? बोला मैं इंडियन हूँ। ठीक है, इंडियन बोलते हैं कई, तो मज़ा आ जाता है इंडियन सुन के, आता नहीं आता है, वो बात है। 13 पे आ गया, मेजर्स फॉर डेमोक्रेटिक आउटकम। जो डेमोक्रेटिक आउटकम है उनके मेजर्स क्या हैं, देखो। मेजर्स मानी डेमोक्रेटिक जो आउटकम हेल्दी आए, एज एक्सपेक्टेशंस आए, है ना, जो जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके क्या क्या मेजर्स हैं। देखो, सबसे पहले तो रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, और ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, सभी लोग ओपन में बैठ के डिबेट करें भाई क्या सही है क्या गलत है, हेल्दी वे में, ये नहीं दुश्मनी हो जाए। आज कल के लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में ना अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, तो वो हेल्दी वे में होना चाहिए। ऑन मेजर पॉलिसी, जो मेजर पॉलिसीज है, आप कोई भी देश की प्रॉपर्टी बेच रहे हो ना किसी प्राइवेट आदमी को, ऐसी मेजर पॉलिसीज है यार। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? उसका काम होता है गवर्नेंस, बढ़िया एफिशिएंट चीज़ों को करना चाहिए। कोई संस्था है, कोई कोई मान लीजिए बैंक है, एसबीआई बैंक है, सरकारी बैंक है, तो यार ये काम नहीं कर रहा, आप इसको बेचना चाह रहे हो, बेच क्यों रहे हो? बेचने का काम थोड़ी गवर्नमेंट का, उसको काम इसको सुधारने का, एफिशिएंट करो सिस्टम को यार। गवर्नमेंट एफिशिएंट होगी तो इसको एफिशिएंट कर देगी, निकम्मी होगी तो इसको बेच देगी। जिस पार्टी जो आती है सत्ता में, झूठ बोल के लोगों को गोलियां दे के, है ना, लोगों को क्या बोलते हैं उसको, वो क्या यार, वो क्या वर्ड था, मैं भूल गया, मीठी गोली दे के, नहीं ये भी नहीं था वो, मतलब वर्ड भूल गया, वो जो अमित शाह ने कहा था, वो तो जुमला, जो जुमलेबाजी करके लोग आ जाते हैं, बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि जुमला था। यार ये तुम देश की डेमोक्रेसी पे तुम लूट रहे हो, चीट कर रहे हो, फिर बेशर्मी से कहते हो क्या जुमला था। जिस तरह लोग आके, फिर ये निकम्मे लोग होते हैं ऐसे, है ना, ये पार्टियां निकम्मी होती हैं, इनको सुधारना तो आता नहीं, है ना। और ये हिंदू धर्म करेंगे, और ये हिंदू मुस्लिम कर करा के और प्रॉपर्टी बेचते जाएंगे, और अपने यार जो है अड्डानी फड्डानी उसको बेचते रहेंगे उसको। तो इस तरह की पार्टीज डेमोक्रेसी में जो आउटकम्स लेके आती हैं, काफ़ी हैवोक लेके आती हैं, मतलब हैवोक, एकदम खतरा पूरा एक मंडाता हुआ लेके आती हैं, पूरा सबकी जेब खाली करके चल बनते हैं। कहता ही एक है, एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं झोला उठा के चल दूंगा। झोले वाला आदमी 10 लाख का सूट पहनता है, वो करोड़ों रुपए के, 8,000 करोड़, पता ना कितने हज़ार करोड़ का प्लेन खरीदा उसने, आठ कितना। अब है अकाउंटेबल, तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। जो आप वादे करके आए हो उन वादों के लिए आपको जिम्मेदार होना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, देखो, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए आपको, उसके लिए जवाबदेही भी आपके पास होनी चाहिए। आपने क्यों बेचा? क्या आप इतने निकम्मे थे कि आपकी गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं थी उनको आप एफिशिएंट नहीं कर पाए इसलिए बेच दिया? आंसर देना चाहिए, लेकिन नहीं देते, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, है ना, बसते रहेंगे, भगते रहेंगे इधर उधर, है ना। और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, लेजिटिमेट टू द इंडिविजुअल पोस्ट। जिस पोस्ट पे आप हो उसके लिए आपको वफादार होना चाहिए, एज लॉफुल मैनर में आपको काम करना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हो तो भैया प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आप काम करो ना। आप क्यों उसी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट की तरह जो एडवर्टाइजमेंट करते हुए घूम रहे हो? है, यू आर नॉट एलिजिबल टू द लेजिटिमेट टू द इंडिविजुअल पोस्ट एंड दियर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि हर पोस्ट एक नीड होती है, एक समाज को नीड होती है पोस्ट की, भाई यार इस पोस्ट से ये काम होगा। आप उस पोस्ट पे बैठे हो, वो काम नीड पूरी नहीं कर रहे हो, इस तरह जो जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उसको आप पूरी नहीं करें। तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। हर मिनिस्टर को, जो भी चुना हुआ सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल, आंसरेबल एंड लेजिटिमेट। ओके, इसका शॉर्ट में बना राल, RAL, राल या लार, लार, ठीक है यार, लार। ये लोग आ जाते हैं लार टपकाते हुए, झूठ बोल के, है ना, मलाई खाते रहते हैं और
लोग त्राही त्राही करते हैं। लार, एल फॉर लेजिटिमेसी की कमी है, ऐसी गवर्नमेंट लेजिटिमेसी कमी नहीं होनी चाहिए, ऑनरेबिलिटी होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लार। फिर आगे आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बस जाति के आधार पे जो भेदभाव होता है वो, है ना। देखो अपने कास्ट, रेस हो गई, कास्ट या आर्थिक आधार पे, है ना, तो आप सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो लोगों में होता है, इनके उनकी एथनिटी धर्म के आधार पे, उनकी जाति के आधार पे या उनकी आर्थिक हालात के आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे, उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। ये कहता है कि रूल किसका होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए। जो कानून है इंडिया के, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रूल्स हैं जो, और जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को चलना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखो ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो रूल हैं उस, है ना, तो रूलिंग जो है स्ट्रिक्टली उसी के एलिजेंस में होना चाहिए, उसी के स्ट्रिक्टली एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एलिजेंस में, उसकी वफादारी में, संविधान की वफादारी में, एलिजेंस में, जो संविधान रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग। 17 नंबर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है, बेसिक राइट्स है दैट एवरीवन हैज टू बी इक्वली ट्रीटेड फेयरली एंड नॉट इन ए क्रूअल वे स्पेशली बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। तो ह्यूमन राइट क्या होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं जो हर कोई इक्वली ट्रीटमेंट हो, फेयरली ट्रीटमेंट हो, इसकी अपेक्षा करता है। हर ह्यूमन के साथ इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उसके साथ कोई क्रूअल्टी नहीं होनी चाहिए, मारपीट, वो ह्यूमन राइट्स में आता है। 18 अपार्थिड क्या होता है, ये देखो, सोशल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे भेदभाव करना, किसके बेस पे, आपके कलर, आपकी जाति, आपका धर्म, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। और ये कहाँ था, साउथ अफ्रीका में थी ये चीज़। इंडिया में मान लो आप अनटचेबिलिटी थी ना, छुआछूत, तो वहाँ अपार्थाइड थी, वहाँ पर अपार्थाइड, जिसमें on the basis the political, social and economic discrimination on the basis of color, caste and religion। 9 नंबर पे सिविल लिबर्टीज, मतलब जो लोग हैं उनकी लिबर्टीज, आज़ादी, स्वतंत्रता। राइट्स ऑफ पीपल टू बी फ्री टू से और डू, ये लोगों का राइट्स हैं आज़ाद रहने का, किसी चीज़ के लिए यस और नो कहने का या करने का। आप ज़बरदस्ती से यस नो नहीं कहलवा सकते, ना कोई काम करवा सकते, क्योंकि उसका राइट है फ्री होना। वाट दे वांट, जो भी वो चाहते हैं, वाइल रेस्पेक्टिंग अदर्स, लेकिन ये नहीं कुछ भी चालें, उसमें दूसरों का रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। एंड स्टेइंग विद इन लॉ, और वो चीज़ लॉफुल होनी चाहिए, कानून के अंदर होनी चाहिए। आप ये मान लो कुछ भी हो, कुछ भी, ये फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी है कि वो कानून है उसको भी आप तोड़ रहे हैं, दूसरों की आप बेइज्जती कर रहे हैं, वो फ्रीडम नहीं है। जो दूसरे को जो लिबर्टी, उसका भी आप रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। 20 नंबर में सिसेशन मतलब होता है किसी हिस्से को अलग कर देना, कोई एरिया है या ग्रुप है उसको इंडिपेंडेंट कर देना या अलग, स्वतंत्र कर देना उसको, कहाँ से, कंट्री से या एक लार्ज ग्रुप से जिससे ही बिलोंग करता है। इसका सीधे मान ली लार्ज ग्रुप है, ठीक है, ये बहुत लोग रह रहे हैं, अब कुछ लोग हैं उनको लग रहा है कि यार ये से मेरी बन नहीं रही, मुझे अलग हो जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो ग्रुप अलग हो जाएगा इससे, उसको भी सिसेशन बोलते हैं। एक तो ये हो गया ग्रुप लेवल पे, जो कह रहा है ना ग्रुप लेवल, ये ग्रुप की बात। अब एरिया के हिसाब से हम देख, मान लो इंडिया है, इसका कोई पार्ट है, किसी देश से समझौता हो, बांग्लादेश से हुआ कई बार, तो इसने इंडिया ने क्या किया, अपना पार्ट उसको दे दिया, उसको क्या बोलेंगे, सिसेशन। क्योंकि अलग हो गया ना, ये पार्ट को इंडिपेंडेंट हो गया, ये अलग हो गया, मतलब पहले डिपेंडेंट था इंडिया के ऊपर,
अब ये इंडिया से इंडिपेंडेंट हो गया कोई पार्ट, उसको बोलते हैं सिचुएशन। 21 डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोकतांत्रिक रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए, देखो आया भी है ये भैया 2008 में। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में आप जो अभी हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हमने जो डिस्कस की उनके बेस पे आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मैं बताऊं, जैसे देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल्स, देयर शुड बी फेयर ट्रीटमेंट, देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, देयर मस्ट बी कोएग्जिस्टेंस। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो यार, तो ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो फिर भी मैं कर देता हूँ इसको। एन एक्सपर्टीज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मीटिंग चैलेंज। तो एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक्सपर्टाइज कहाँ होगा उसका, जब वो उन चैलेंजेस को, चैलेंज ऑफ एक्सपांडिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने या विस्तार करने में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां, जैसे पावर शेयरिंग, एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, भाई पावर को शेयर कर रहे हो आप डिफरेंट जो गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं उनमें लेवल्स में, हायरार्की में, टीयर्स में। दूसरा एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, जो भी इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब बोले तो पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जिनका जो फूडिंग है, जिनका डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो वो सब मिलके उन सबको आप एकोमोडेट करो, उनको मतलब सबको आप एक साथ इज्जत दो उनको यार। एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी ये होता है, उनको सबको साथ लेके चलो, ये होता है एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। एंड मैनेजिंग एजुकेशन, और एजुकेशन को मैनेज करो भाई, बढ़िया भाई, एजुकेशन से इमेंसिपेशन होता है, सीधी बात। वाइडिंग इन साइट, जो कि देखने को मिलता है। पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड होना चाहिए, एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं किसी होगी तो बदला लो मार डालो उसको, ऐसा नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए।